जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक। इसका जो है तीसरा सेट देख रहे हैं। पहले जो है 2 सेट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। देख लीजिए, इससे 64 पोस्ट जो है ना 2023 में एग्जाम हुआ था। 2023 में इसका पीटी का फुल सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और फुल सेट का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। ठीक है, इसका मेंस करवाना बाकी है। इसका मेंस इसका भी खत्म करवा दिए हैं। 64 पोस्ट का जो है मेंस है ना, ये भी खत्म करवा चुके हैं। ठीक है, तो 64 पोस्ट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पीटी और मेंस खत्म करवा चुके हैं। तो बहुत लोग का जो मैसेज आ रहा था कि नहीं, पहले 2024 में जो 64 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ वो पहले ख़त्म करवा दीजिए। तो देखिए, इसका जो है ना, इसका 64 पोस्ट जो है ये 1 मिनट, ये जो है ना 1 मिनट सुनिए। इसका 64 पोस्ट ये पीटी खत्म हुआ है। ठीक है ना, इसका मेंस जो है अभी बचा हुआ है। ठीक है, और 64 पोस्ट पीटी का एग्जाम होता है 2024 में, इसका हम पूरा खत्म करवा चुके हैं। और अभी जो करने वाले हैं ना, इसका मेंस जो है एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। इसका 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आगे जो है आज क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। जितना तक हो सके 1 घंटा में जितना क्वेश्चन खत्म होगा, क्योंकि इसमें जो है ना 64 पोस्ट जो मेंस का क्वेश्चन है इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। और 64 पोस्ट का जहाँ तक हम क्वेश्चन करवाए हैं 50 क्वेश्चन तक, उसका फुल डिटेल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। तो 64 पोस्ट 2023 का फर्स्ट पीडीएफ और 64 पोस्ट का मतलब 2024 में जो पीटी का एग्जाम हुआ था, दोनों क्लास हम फुली करवा चुके हैं। और स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप का भी लिंक है, तो दोनों लिंक जो है ना, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और आगे जो जहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बाकी जो है क्लास सभी लोग पहले शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यानपूर्वक जो है ना क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और पूरा कंसंट्रेट माइंड करके जब क्वेश्चन को देखिएगा ना, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। क्योंकि हम डिटेल के साथ हर वो क्वेश्चन रिपीट बाय रिपीट करते हैं। अगर आप देखे होंगे पिछले क्लास अगर देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि क्लास देखने से कितना क्वेश्चन हमको याद हो रहा है। आप पीडीएफ पढ़िए, लेकिन क्लास देखने से आपको ना ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा और ज़्यादा दिन तक जो है ना क्वेश्चन याद रहेगा। ठीक है, तो कल भी क्लास भी नहीं आ पाया था, क्योंकि आपको बता रहे हैं ना कि 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा बुखार लगा हुआ है। तो एकदम मन नहीं करता है ना, कि बोलने का मन ही नहीं करता है। एकदम लगता है कि एकदम पूरा नींद आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, क्लास को हम सोच लिए कि ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का ना एक क्लास सुबह आएगा, एक क्लास शाम में आएगा। क्योंकि जो पेड बैच स्टार्ट हुआ है ना बिहार दरवा का, उसमें 50 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलता है। तो उस क्वेश्चन को पूरा ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का हमको 2 पार्ट में जो है हमको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि डिटेल करेंगे ना तो आप लोग, पता है बहुत लोग का कमेंट आता है कि एक बार में 100 क्वेश्चन ख़त्म कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, जब 100 क्वेश्चन खत्म करेंगे ना, हमको खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दें। लेकिन आप ही लोग क्लास को नहीं देखिएगा। जब 2-2.5 घंटा क्लास रहेगा तो आप लोग क्लास को ना इग्नोर कर दीजिएगा। इसलिए एक सेट को जो है ना 25 सेट टोटल बुक में दिया हुआ है ना, तो 25 सेट को 25 दिन नहीं, 1 महीना मतलब 1.5 महीना में ख़त्म कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कोई भी चीज़ को ना अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा समझ में आएगा। शॉर्टकट की ज़माना ना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हार्ड है। जब तक किसी चीज़ को गहराई से नहीं पढ़िएगा, जब तक आपका जो है ना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए जैसे करवा रहे हैं ना वैसे, हाँ, जो भी आपका मन है वो कमेंट में लिखिए, हम बिल्कुल उसको रिप्लाई देंगे। और जो भी कमेंट में लिखते हैं उससे हमको लगता है कि हाँ कैसे सुधार किया जाए। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग के लिए घटना चक्र भी होमवर्क से स्टार्ट कर दिया गया है। वो जो पेड बैच में घटना चक्र का जो पीडीएफ मिलता है वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी क्लास करवा रहे हैं। उसका तीसरा दिन का जो है सारा क्लास करवा चुके हैं। 2 दिन का पहले का भी वो आज जो है ना, आज उसका क्लास देखने को मिल जाएगा। पहले का जो भी बैकअप में है उसको हम खत्म करवा देंगे। बाकी डेली क्लास आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलेगा क्लास, निश्चिंत रहिए। कभी कोई कारणवश जो है ना तबीयत ख़राब होने के कारण क्लास नहीं आ पाता है, इस चीज़ को आप समझिए। और बाकी क्लास को हर जगह शेयर कीजिए। जो भी दरवा का तैयारी करने वाले हैं, बिहार पुलिस का है, बीएससी का तैयारी करने वाले हैं, और बीएससी का भी क्लास आएगा और बिहार पुलिस का भी क्लास आएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, देखिए ये जो है ना बिहार पुलिस मद निषेध उत्पाद 64 पोस्ट जो एग्जाम हुआ था, मुख्य परीक्षा मतलब मेंस का क्वेश्चन हुआ था। ये जो 23/6/2024 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 51 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्या है। तो ये रीनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, रीनिंग क्वेश्चन इसका स्क्रिप्ट कर देते हैं, बाकी पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग सारा देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग को पता होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं स्टार्टिंग में सर डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आप लोग से देखिए सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोग जो है ना, आप ही के लोग के लिए सब क्लास आता है। तो आप लोग से जब तक सलाह नहीं लेंगे, जब तक जो है ना आगे कोई भी काम करने में ना थोड़ा सा ये होता है। इसलिए हर वो चीज़ आपसे पूछना हमको ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 52 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल को जो है ना सम्मिलित है, बताइए।
आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से आंसर को याद कीजिएगा, और क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करेंगे, आपका हर एक क्वेश्चन याद होगा, ठीक है ना। हम टाइम का लिखते हैं, ये देखते ही नहीं है कि हाँ कितना टाइम है, कितना क्वेश्चन खत्म हुआ है। हमको ये देखते हैं कि हाँ कितना क्वेश्चन हम करवाएं और कितना याद हुआ, ये ज़रूरी मेरे लिए होता है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल जो है ना सम्मिलित है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चाय है, कॉफ़ी और क्या है तो रबड़ है, ठीक है। चाय, कॉफ़ी और रबड़, लेकिन क्या है तो दाल जो है ना नहीं है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि बागानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि आते हैं, जबकि दाल जो है ना खदान फसल का है। तो याद रखिएगा, चाय, कॉफ़ी, रबड़ जो है ये बागानी फसल है, लेकिन दाल क्या है तो खदान फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बागानी खेती बागान या कृषि फर्मों पर की जाती है, जिसे विशिष्ट प्रकार की फसल जैसे रबड़, नारियल, केला, काजू, चाय, कॉफ़ी आदि का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बागान खेती बागान या कृषि फर्मों पर की जाती है, जिसमें विशिष्ट प्रकार की फसल होता है। कौन कौन होता है? तो रबड़ होता है, नारियल होता है, केला होता है, काजू होता है, चाय होता है, कॉफ़ी होता है, ये सब क्या है तो बागानी फसलें हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि देश में मृदा का जलवायु कृषि पद्धति के अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों का क्या होता है उत्पादन होता है। और आगे देखिए, कह रहा है कि ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में क्या है बांटा गया है। एक होता है खरीफ फसल होता है, ठीक है, और एक होता है रबी फसल होता है, और एक क्या होता है जायद फसल होता है, ठीक है, एक जायद फसल होता है। देखिए पहले खरीफ फसल देखते हैं। खरीफ फसल क्या कह रहा है? तो खरीफ फसल उसे कहते हैं जिसका जो है ना खरीफ फसल का जो बुआई होता है वो जून और जुलाई में होता है, ठीक है। जो खरीफ फसल होता है, जैसे धान वगैरह का भी सीजन चल रहा है, तो जून जुलाई में बुआई होता है और सितंबर अक्टूबर में क्या होता है तो काट ली जाती है, याद रखिएगा। और ये वर्षा काल की क्या होती है फसलें होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और खरीफ की फसलों को बुआई के समय अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और प्रमुख जो खरीफ फसल है ना वो क्या क्या है? धान है, सोयाबीन है, अरहर है, तिल है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मूंगफली है, कपास है और तंबाकू है। ये सब कैसी फसलें? तो खरीफ फसलें, ठीक है, याद रखिएगा। तो खरीफ फसलें कौन कौन होता है? तो धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, कपास, तंबाकू, ये सब क्या है तो खरीफ फसलें हैं, ठीक है। आगे देखिए रबी फसलें। रबी फसलें का बात करें, रबी फसलें जो होता है, रबी फसलों की कटाई जो होता है अक्टूबर नवंबर में होती है, याद रखिएगा ना। रबी फसल का बस सिंपल याद रखिएगा, र में क्या है तो रबी में क्या है ब है ना, इसका काटने का जो है ना, काटने का जो मतलब सॉरी बोने का जो होता है उसमें बोए में क्या है ब है, और दोनों मंथ में भी क्या है तो ब है। देखिए रबी से ब, अक्टूबर में ब, नवंबर में ब, अब ब से बोना, ब में ब, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रबी फसल का जो बोना होता है अक्टूबर नवंबर माह में होता है, और जो है ना ये अप्रैल मई में क्या होती है काट ली जाती है, ठीक है। ये शीतकाल की फसलें होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है इन फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब प्रमुख जो फसलें हैं खरीफ में कौन है तो गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, आलू है, मसूर है, अलसी है और राई, ये सब क्या है तो खरीफ फसलें हैं, ठीक है। तो खरीफ फसलें कौन कौन है तो गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, आलू है, मसूर है, अलसी, राई आदि क्या है तो खरीफ फसलें हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जायद फसलें। जायद फसलें क्या है तो कह रहा है कि जायद फसलों की समानता रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। जो जायद फसल होता है ना रबी और खरीफ के क्या होता है मध्यवर्ती काल में, जो बीच में जो है ना उगाया जाता है, और इन्हें मार्च अप्रैल में जो है ना बोया जाता है। जायद फसल को जो है मार्च अप्रैल में बोते हैं और जून में क्या होता है काट लिया जाता है। यह मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती है। अब प्रमुख फसलें बोलेगा जायद में कौन कौन होता है तो खीरा होता है, ककड़ी होता है, तरबूजा होता है, खरबूजा होता है, करेला होता है। ऐसा याद रखिए नहीं, जो भी फसल जायद फसल वो फसल होता है जो खेत में कटा खेत से ही बिक गया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे जायद फसल कहेंगे, सिंपल है। अन्य परीक्षा को उपयोगी तथ्य देखे कह रहा है कि भारत में कुल जो है ना 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो भारत को जो है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र की संख्या कितनी है तो 20 है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1960 में हुआ था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसका कहाँ स्थापना हुआ था, उत्तराखंड के पंतनगर में हुआ था। आजकल जो है ना राज्य के अलावा आप जगह का नाम याद रखिएगा, कौन सा जगह पे किस चीज़ का स्थापना हुआ था और कौन जगह पे क्या चीज़ स्थापित है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था और कहाँ हुआ था, पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था। और आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय कृषि इतिहास का नामक
पुस्तक एम एस जो है ना रंधावा द्वारा लिखी गई है। तो सिंपल याद रखना है कि भारतीय कृषि इतिहास का जो नाम पुस्तक है ना उसका लेखक बोलेगा तो एम एस रंधावा है। एक रंधावा गायकर आपको पता होगा। तो कृषि का इतिहास जो है नाम पुस्तक लेखक बोलेगा तो एम एस रंधावा द्वारा लिखी गई है। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा 1966 से 67 में किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा कब से कब तक किया गया था, तो 66 से 67 के बीच किया गया था। आगे देखिए कह रहा है कि हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे हाई एल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम HYVP के नाम से पुकारा गया। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। सबको पता होगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम गॉड ने किया था। और हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर को जाना जाता है और इन्हें 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव बोलेगा तो गेहूं की फसल पर पड़ा है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में से संबंधित निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें सत्य कथन कौन सा है बताइए। इसमें सत्य कथन जो है ना 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, भारत में कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आगे देखिए कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा क्या होता है। ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि भारत में कुल भूभाग का लगभग जो है वो 40% जो हिस्सा होता है ना, वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, 40%। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है ना कि घटनाचक्र का जो भी क्लास आता है ना चैनल पे, सभी क्लास को देखा कीजिए। अब जब क्लास को देखिएगा ना, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और सारा क्वेश्चन याद होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका PDF चाहिए तो देखिए उसका क्लास जो है ना 1 डे का क्लास और दूसरा दिन का क्लास होमवर्क का, वो क्लास अभी नहीं आया है। वो क्लास हम करवा देंगे और पहला दिन का होमवर्क और दूसरा दिन का होमवर्क वो टेलीग्राम चैनल पर दोनों का PDF डाला हुआ है। आप लोग जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, आप फाइल में चेक कीजिएगा, आपको दोनों दिन का घटनाचक्र का होमवर्क आपको मिल जाएगा। और तीसरा दिन का होमवर्क नहीं है क्योंकि पेड बैच में स्टार्ट हुआ तो पेड बैच में आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग को हम लास्ट में बता देंगे। आप लोग जितना है ना जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। उसमें जो है ना एक सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है PDF के द्वारा, डिटेल PDF आपको सुबह दे दिया जाएगा PDF, आप उसमें OMR शीट लगा लीजिए। और बाकी रात में जो है ना जो पेड बैच स्टार्ट हुआ उसमें पूरा होमवर्क का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट रात में सोच रहे हैं ना कि कम से कम 100-200 क्वेश्चन का मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेट, जैसे जितना जो होमवर्क रहता है उसी से जो है क्वेश्चन बना करके टेलीग्राम पे जो है मतलब प्राइवेट ग्रुप में एक अलग से टेस्ट लिया जाए। जो भी पेड बैच में जुड़े हैं उनके लिए टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाइए। 149 फी लग रहा है, कुछ ज़्यादा फी नहीं लग रहा है। एक तरह से जो है ना आपके इससे बस एक बुक का फी लिया जा रहा है। एक प्रैक्टिस सेट अगर मार्केट से लाइएगा ना तो आपको 200 में पड़ेगा। सोच लीजिए, आपको जितना ही मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा ना, आपको हर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसमें PDF। और सारा घटनाचक्र का जो आपको क्लास तो करवा ही रहे हैं यूट्यूब पे, बाकी PDF से आप एक बार देख सकते हैं। बाकी तो आपका जो मर्जी है, बाकी तो हमको क्लास करवाना ही है। तो घटनाचक्र का तीनों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तीनों क्लास आएगा। और जो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन का क्लास आएगा, ज्ञान बिंदु नोट्स का जो भी प्रैक्टिस सेट होता है उसका क्लास आएगा, 50 क्वेश्चन का भी आएगा, 100 क्वेश्चन दोनों का आएगा। और क्या है तो BSSC का भी प्रैक्टिस सेट आएगा और बिहार पुलिस का भी आएगा। ये सभी आपको ना क्लास इस चैनल पे देखने को मिलेगा। बस आप लोग को सपोर्ट बना रहे हैं, बस यही है। बहुत लोग का मन माता है कि नहीं ज़्यादा फ़ी है, ज़्यादा फ़ी कुछ नहीं है। आप लोग उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं है। क्योंकि जो स्कैन करके डालते हैं समय के अनुसार देना, PDF और बुक का जो पैसा लगता है, आप लोग सोचिए कि आप लोग से सिर्फ बुक का फ़ी लिया जा रहा है। ठीक है, एक बुक का फ़ी लिया जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे लिंक पे आपको सारा डिटेल वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। आपको सारा जितना भी बुक का फ़ोटो उसमें दिया हुआ है, आपको सारा बुक अच्छे से जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बैच बंद होने वाला नहीं है। बस निश्चिंत होकर ज्वाइन कीजिए और अच्छा से अपने तैयारी कीजिए। इस बार सोचिए ना कि हमको इस बार हर हाल में जो भी जिनका सपना बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC है, वो सोचिए कि इस बार हर हाल में ले लेना है। इस बार हमको पता है कि 150 रुपया कुछ नहीं है, आलतू फालतू में बर्बाद हो जाता है, हमको पता है। लेकिन आप लोग का ठीक है, कोई नहीं, आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट कीजिए, सब में हम साथ हैं। ऐसा कि नहीं कि हम उसका रिप्लाई गलत तरीके से देंगे। आप लोग शुरू से मेरा साथ दिए और आगे भी हमको पता है कि आप लोग बहुत साथ देंगे। और जितना आप लोग साथ देंगे उससे दूना हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है ना
इसीलिए ना हम पेड बैच का प्रैक्टिस सेट बिहार दौरा का टेलीग्राम पे ओपन टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं सब लोग का फ़ायदा हो। और 1 तारीख से जो है ना 7500 ड्यूटरिया 7500 का भी क्लास 11 तक करवा दिए हैं, और उसका जो टेस्ट है ना 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जरूर सामने साथ में टेस्ट दीजिएगा और अच्छे से अपने तैयारी को मजबूत कीजिए और आगे तैयारी जारी रखिए। इस बार हर हाल में सिलेक्शन आपको ले लेना है, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है, तो याद रखिएगा ना कि इसमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में इसमें कह रहा है, इसमें रेत जो है ना, इसमें रेत, गाद, मृतिका, क्ले के विभिन्न भिन्न अनुपात होते हैं, और यह पंजाब में असम तक विस्तृत मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, मतलब तापी भी कहीं कहीं रहता है, ये याद रखिएगा, ताप्ती ही नदी है, ठीक है ना। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में क्या है, तो विस्तृत है। आगे कह रहा है कि भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर जलोढ़ मृदा को बांगर व खादर में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर जो है ना जलोढ़ मिट्टी को बांगर व खादर में वर्गीकृत किया जाता है। और प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, इसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, और खादर मिट्टी में यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, मिलता है। आगे देखिए कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। याद रखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार एसआई में क्वेश्चन में जो 1275 पर आया था पीटी, जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे उनको फर्स्ट और सेकंड सेट में क्वेश्चन देखने को मिला था। नवीन को जो है ना खादर कहते हैं ना, पुराने को क्या कहते हैं, मतलब बांगर कहते हैं, ठीक है ना। और यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है ना वो प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होता है, इसलिए क्या कहते हैं, नया मिट्टी इसको कहते हैं। अब बांगर की अपेक्षा यह अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की क्या होती है, कमी पाई जाती है। सूक्ष्म क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेतों के लिए क्या है, उपयुक्त है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, अधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो उर्वरता होता है ना क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए कह रहा है, ये देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु अभिगमन का कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए। निम्नलिखित में से मानव शरीर के वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नाक की नली, ग्रसनी, स्वरतंत्र, ट्रैकिया, श्वास नलिकाएं, और क्या होगा, फेफड़ा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि नाक की नली, ग्रसनी, स्वरतंत्र, ट्रैकिया, श्वास नली और फेफड़ा, ये सब क्या है, तो आँख, ये जो क्या है मनुष्य का जो है ना, देखिए क्या है, तो मानव शरीर के वायु अभिगमन का क्रम है, ठीक है, क्रम के द्वारा सजाया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है श्वसन मार्ग होता है, ठीक है, एक होता है नसिका एवं नसिका मार्ग होता है। देखिए पहले श्वसन मार्ग देखते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। कह रहा है श्वसन मार्ग में गैसों का आवागमन होता है, श्वसन मार्ग में जो होता है गैसों का आवागमन होता है। इसमें नासिका मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली एवं श्वास नलियाँ आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि नासिका एवं नासिका मार्ग क्या है, तो कह रहा है नासिका में एक जोड़ी नासा द्वार उपस्थित होते हैं और एक छिद्र नासा गुहाओं में खुलते हैं। अब प्रत्येक नासा गुहा का अग्रभाग नासा कोठ एवं पश्च लंबा भाग नासा मार्ग कहलाता है, और दोनों नासा गुहाओं के बीच एक उदग्र पट पाया जाता है जिसे नासा पट या मेसेथमाइंड कहते हैं। और ये गुहाएं तालु द्वारा मुख गुहा से अलग रहती है, और ये गुहाएं श्लेष्म झिल्लियों द्वारा आस्तारित होती है। ये पछावी कामाय, उपकला एवं श्लेष्म कोशिका युक्त होती है, और नासा गुहाओं के अग्रभागों को श्लेष्म झिल्ली में तंतुओं को अनेक स्वतंत्र सिरे उपस्थित होते हैं, और ये गंध के बारे में भी क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। नेक्स्ट देखिए नासिका गुहाओं का कार्य क्या होता है, तो कह रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी टर्बाइनल अस्थियां नासा मार्ग का क्षेत्रफल बढ़ा देती है एवं चक्कादार मार्ग से गुजरते समय वायु का ताप शरीर के ताप के समान हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि लगातार श्लेष्म श्रावण के कारण नासा मार्ग एवं नर्म एवं लसदार बने रहते हैं जो फेफड़ों तक जाने वाली वायु को नम बना देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायु के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, धूल के कण आदि श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं। इस प्रकार वायु का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि ग्रसनी क्या होता है, तो ग्रसनी जो है नासा गुहिका जो है ना नेसल कैविटी आंतरिक नासा द्वारा ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी के अधर क्षेत्र में उपस्थित ग्लोटिक्स के माध्यम से फेरलिंग्स
और लेरिंग्स में खुलती है, और भोजन निगलते समय ग्लोटिक्स मतलब एपिग्लोटिक्स मतलब द्वारा क्या होता है, ढक दिया जाता है। आगे कह रहा है कंठ, कंठ के बारे में कह रहा है, इसे स्वतंत्र स्वर यंत्र भी कहते हैं। लिरिंग्स को जो है ना मतलब स्वर यंत्र भी कहते हैं, और यह 4 उपस्थियों के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, जिन्हें थॉराइड, उपास्थि, क्रेटोइड एवं एरिटिनोइड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है एरिटिनोइड संख्या में 2 होती है, इसमें स्वर रज्जु भी उपस्थित होते हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए कंठ के बारे में कह रहा है कि कंठ की गुहा कंठ कोशीय कहते हैं, और कंठ के छिद्र को घाटी कहते हैं, घांटी कहते हैं, और घांटी को ढकने वाली रचना को एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि श्वास नली, ट्रेकिया, कह रहा है कि श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि श्वास नली जो होता है ना वो 12 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो कंठ से प्रारंभ होती है तथा गर्दन से होती हुई डायफ्राम को भेद कर बच गुहा तक क्या होती है, फैली रहती है। तो याद रखिएगा कि श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो कंठ से प्रारंभ होती है तथा गर्दन से होती हुई डायफ्राम को भेद कर जो है ना बच गुहा तक फैली रहती है। और श्वास नली की दीवार में हाइलिन उपस्थित के सी आकार के छल्ले होते हैं, और ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं ताकि वायु का आवागमन आसानी से हो सके। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे जिसका जो है ना PDF हम सारा टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है ना जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसे बहुत सारा चीज़ मिलता है। करंट अफेयर्स का हर वो चीज़ डाला जाता है, और जो भी क्लास रिलेटेड जो होता है PDF वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह, आपको सारा उस चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी जैसे जैसे क्लास ज्ञान बिंदु का आएगा ना वैसे वैसे आपको PDF दे दिया जाएगा शाम तक। ठीक है ना, तो बस आप लोग बस क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, अच्छे से क्लास को देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मेरा यही उद्देश्य रहता है हमेशा। ठीक है ना, ताकि हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसा चीज़ करें कि 1 घंटा में हम 100 क्वेश्चन पूरा खत्म करवा दें, वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, आप लोग अगर शुरू से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि कैसे हम करवाते हैं, क्योंकि हम डिस्कशन करवाते हैं ना 2 साल से करवा रहे हैं, 1.5-2 साल से, तो हमको पता है कैसे डिस्कशन होता है और कैसे लोग को याद होता है। ये चीज़ तो मेरे अंदर कूट के भरा हुआ, इसमें है ही नहीं कि इसमें कोई किंतु परंतु है। बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम थोड़ा सा क्लास को, एक सेट को 2-3 क्लास में ख़त्म करेंगे, लेकिन याद रखिएगा उसको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आपको रिपीट करके आपको याद करवाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि श्वास नली जो होता है ना, श्वास नली के भीतरी श्लेष्मा कला श्लेष्मा स्रावित करती है, और यह दीवार के भीतरी स्तर को नम एवं लसदार बनाए रखती है, जो धूल कण व रोगाणुओं को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि श्वास नली क्या होता है, तो कह रहा है कि श्वास नली बच गुहा में 2 भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली जो होता है ना वो श्वास नली बच गुहा में 2 भागों में बढ़ जाती है, और प्रत्येक शाखा को क्रमशः दाईं एवं बाईं श्वासनी कहते हैं। अब प्रत्येक श्वासनी अपने ओर फेफड़े में पर क्या करती है, प्रवेश करती है। आगे देखिए कह रहा है कि फेफड़े जो है ना, फेफड़े कोमल, स्पंजी एवं गुलाबी रंग के होते हैं, और फेफड़ों पर सिलोमिक एपिथेलियम का आवरण होता है, जिसे प्लूरा कहते हैं। ठीक है, अब प्लूरा दोहरे आवरण का होता है। अब बाहर वाले आवरण का पैराइटल प्लूरा तथा अंदर वाले आवरण को विसरल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि क्षुतृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उस प्रवृत्ति कैसी होती है, बताइए। कह रहा है ना कि क्षुतृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उसकी प्रवृत्ति जो है ना अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो कह रहा है कि क्षुतृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसे प्रवृत्ति अम्लीय होती है, और भोजन का अमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर का स्रावन करती है, और जठर रस में HCl एवं एंजाइम होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निम्न कार्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। क्या करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, और टाइलिन की क्रिया को क्या करता है, बंद करता है। क्या करता है, बंद करता है। आप लोग क्लास तक जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लास्ट में जो है ना बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, आपको लास्ट में जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुख गुहा से आए भोजन के माध्यम से अम्लीय बनाना एवं जठर निर्गम कपाट को क्या करना है, नियंत्रित करना होता है। तो ठीक है, याद रखिएगा कि मुख गुहा से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना एवं जठर निर्गम कपाट को नियंत्रित करना होता है, और कठोर ऊतकों को क्या होता है, गलाना होता है। ठीक है, आगे कह रहा है निष्क्रिय एंजाइम को पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना तथा निष्क्रिय प्यूरिन को सक्रिय रेनिन में क्या करना, बदलना होता है। और आगे देखिए कह रहा है कि कैल्शियम और लोहा का अवशोषण सहायता करता है। ठीक है, सी और एफ को अवशोषण में क्या करता है, सहायता करना होता है। आगे देखिए कह रहा है कि
कह रहा है कि जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक दो एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो जठर रस में जो होता है ना, पेप्सिन एवं रेनिन दो एंजाइम होते हैं, वे क्रमशः पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय रूपों में पाए जाते हैं तथा HCl द्वारा सक्रिय रूप में परिवर्तित किया जाता है। असक्रिय पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन तथा जल का अपघटन करके उसे प्रोटीओजेज एवं पेप्टोन्स में बदलता है। आगे देखिए, कह रहा है कि जब नवजातों में जठर रस में रेनिन एंजाइम होता है जो दूध की प्रोटीन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। अमाशय के जठर ग्रंथियों द्वारा थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी श्रावण किया जाता है जो वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि लाइपेज प्लस वसा क्या होगा, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में क्या होगा, मतलब बदल जाएगा। अमाशय की भित्ति के पेशी स्तरों को पाचन क्रिया के समय क्रमांकुचन तरंगें उत्पन्न करती है जिसके फलस्वरूप भोजन का जठर रस के साथ मिश्रण होता है जिसे जिसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भोजन मिश्रण के काइम में परिवर्तित होने के बाद पाइलोरिक का पार्ट थोड़ी थोड़ी देर में खुलता रहता है एवं काइम ग्रहणी में प्रवेश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे, कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। धन निष्कासन का जो सिद्धांत था ना, वो किसके द्वारा दिया गया था, बताइए क्या होगा। तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आइए, कह रहा है कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ना के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिसके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल के में भारत कोई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। आगे देख रहा है कि भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक, इसमें किया था। इन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख जो है इंग्लैंड डेट टू इंडिया में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को क्या कर रहा है, छीन रहा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, उन्होंने आगे कहा कि भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वही धन ऋण के रूप में पुनः भारत का में जो है ना वापस आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है और जनता किसके लिए बना है, तो राजा के लिए नहीं बना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जो है ना जनता के लिए बना है और जनता राजा के लिए नहीं बना। ये किसने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने द वाटसन एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा भी धन का निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। नेक्स्ट है, धन के बहिर्गमन के बारे में महादेव गोविंद रानडे ने भी 1872 में पूर्ण व्याख्या दिया था, ठीक है, पुणे में व्याख्या दिया था, पुणे में। तो धन के बहिर्गमन के बारे में महादेव गोविंद रानडे ने 1872 में पुणे में व्याख्यान दिया था और रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया था। तो रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया था। आगे कह रहा है कि धन की निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान रहा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल सिंह गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो कह रहा है कि 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को सहमत नहीं थे। तो सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है कि बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बताइए। इसमें कह रहा है नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन कौन कथन जो है ना सही है, बताइए। पूरा ऑप्शन को अच्छे से देखिए, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए जो है ना आम जनता को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। और नए वन जीव अभयारण्य की स्थापना करना चाहिए, बिल्कुल क्या है, तो चारों कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है।
आगे देखिए कह रहा है कि बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए निम्न कदम उठाए जाना चाहिए। आम जनता के जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। इससे मनुष्य तथा वन्यजीवों बाघों के बीच मुखभंड होता है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इससे रक्षात्मक और प्रतिरोधात्मक हत्या होती है, जिससे बाघ की प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर ला सकती है। नहीं, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना है क्यों करना है। देखिए इसके बारे में कह रहा है कि वन जीव अभयारण्य में मानवीय गतिविधियों की अनुमति है कि जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अब वन जीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष वनस्पति या जीव जंतु की रक्षा करना होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जीव या ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व का कोई भी अन्य वस्तुओं में शामिल हो सकती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वन जीव अभयारण्य की निश्चित सीमा नहीं है। वन जीव अभयारण्य की जो है निश्चित सीमा नहीं है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित एवं परिभाषित होती है। और नेक्स्ट है उपयुक्त कारणों से बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान लाभकारी क्षेत्र है। देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि आरक्षित व वन आरक्षित वन को अलग कर देना। आरक्षित वन एवं संरक्षित वन को अलग कर देना ये क्या है, तो आरक्षित वन जनता के लिए खुले होते हैं, जबकि संरक्षित वन जो होता है जनता के लिए खुले नहीं होते हैं। तो आरक्षित जो वन होता है ना जनता के लिए खुले होते हैं, लेकिन जो संरक्षित वन होता है वो जनता के लिए क्या होता है, खुला नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि नए वन जीवों का अभयारण्य की स्थापना करना। तो नए वन जीव अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्रजाति की रक्षा के लिए की जाती है और इससे बाघ की प्रजाति को क्या होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में कह रहा है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में जो है ना भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना कार्यक्रम शुरू किया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 1973 में शुरू हुआ था। और भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में एक के लिए इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। अब वर्तमान समय में 55 टाइगर रिजर्व है और 55वां बोलेगा राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट याद रखिएगा ना कि वर्तमान में भारत में जो टाइगर रिजर्व है ना संख्या कितनी है, तो 55 है। और जो 55वां जो है ना वो राजस्थान का कौन सा है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो देश के 20 राज्यों में क्या है, फैला हुआ है। चलिए आगे आइए, देखिए आगे कह रहा है कि बाघ जनगणना 2022, इसके बारे में डेटा दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का उद्घाटन करते हुए बाघ की गणना रिपोर्ट 2022 जारी की। वर्तमान में बाघों की संख्या बोलेगा 3367 है, जो 2018 में 2967 थी और 2014 से 18 के दौरान की वृद्धि लगभग जो है ना 33% थी, जो 2018 से 22 के दौरान घटकर 6.7% रह गई। आगे देख कह रहा है कि IBCA तो कह रहा है इसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर एवं पूमा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। तो IBCA जो है ना इसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर एवं पूमा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और इसके सदस्यों में जो है ना 97 देश शामिल है। आगे देखिए कह रहा है कि परीक्षा उपयोगी संबंधित तथ्य क्या है, क्या दिया हुआ है। देखिए आगे कह रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है, सबको पता होगा। आगे कह रहा है इसका पर्यावास भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा, साइबेरियाई समशीतोष्ण वनों से लेकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय वनों तक विस्तृत होता है। और परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियाँ की मान्यता दी गई है, इसमें 3 विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ जो है ना भारत में टाइगर रिजर्व के बारे में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य मतलब सर्वाधिक बाघ संख्या के कारण के नाम से जानते हैं। तो टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, तो पता है सबको, मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। आगे देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र बोलेगा तो आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो नल्लामलाई श्रेणी में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से असम का ओरांग सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अगर सबसे बड़ा बोलेगा तो नागार्जुन सागर वन श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश वाला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो कौन है छोटा, तो ओरांग है, जो सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो असम में है। और नेक्स्ट देखिए कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का नामदफा विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ना बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट देखिए जिम कॉर्बेट भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ आरक्षित क्षेत्र है। अब बाघों की संख्या में हुई गिरावट को देखते हुए बचाने के उद्देश्य से हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ना मनाते हैं। ठीक है, तो 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 59 कह रहा है कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है, बताइए। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है,
इसकी ऊंचाई जो है ना 8611 मीटर, याद रखिएगा। तो पर्वत चोटी जो है ना केटू की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। कह रहा है कि पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है और केटू या गॉडुनास्टीन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो कौन है, तो गॉडुनास्टीन या तो केटू बोल सकते हैं। ठीक है, आप भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो जो है ना विश्व की ऊंची चोटी बोलेगा, आप विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो क्या है, तो केटू है, तो गॉडुनास्टीन है। और अगर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन है, तो केटू ही है। आगे देखिए, कह रहा है कि काराकोरम, काराकोरम जो है ना को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। तो काराकोरम को जो है उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग जो है ना पियोको में स्थित है। काराकोरम लद्दाख जास्कर ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो काराकोरम लद्दाख जास्कर जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं। और ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय का उत्तरी भाग है, जो इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा बृहत हिमालय में पाई जाती है। चोटी दिया हुआ है, ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848.86 मीटर है, सभी मीटर में दिया हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए सबको रट जाना है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बोलेगा 8848.86 मीटर है। और कंचनजंगा का बात करें कितना ऊंचाई है, तो 8598 मीटर है। मकालू का ऊंचाई कितनी है, तो 8481 मीटर है। धौलागिरी की चोटी का ऊंचाई कितनी है, तो 8172 मीटर है। नंगा पर्वत की चोटी की ऊंचाई बोलेगा तो 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई बोलेगा तो 8078 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई चोटी बात करें तो 7817 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट बोलेगा तो 8848.86। कंचनजंगा बात करें तो 8598 मीटर। मकालू का बोला 8481 मीटर। धौलागिरी का बात करें 8172 मीटर। नंगा पर्वत का बात करें तो 8126 मीटर। अन्नपूर्णा का 8078 मीटर। नंदा देवी का बात करें तो 7817 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए, चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्षेत्र दिया हुआ है, सर्वोच्च चोटी दिया हुआ, अवस्थिति दिया हुआ। कौन सा क्षेत्र जो है ना, कौन इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है और इसका कहाँ अवस्थित है। देखिए हिमालय के क्षेत्र का बोलेगा तो सर्वोच्च चोटी कौन सा, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी 8848.86 मीटर है और कहाँ है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। अब भारत का बोलेगा तो कौन है, केटू है। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो केटू है। और केटू की ऊंचाई कितनी 8611 मीटर है और जो है पीओके में स्थित है। और भारत स्थित हिमालय का बोलेगा तो कंचनजंगा है और ये जो है ना इसका ऊंचाई बोलेगा तो 8598 मीटर है और सिक्किम नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका का बात करें तो माउंट किलिमंजारो है, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है और जो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप का बात करें तो माउंट एवरेस्ट है सर्वोच्च चोटी, और ये कहाँ है, तो रूस में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का बात करें तो सर्वोच्च चोटी कौन, तो माउंट मैकिनले, ये कहाँ है, तो अलास्का में स्थित। अलास्का कहाँ है, यूएसए में है। और दक्षिण अमेरिका का बात करें तो इसका सर्वोच्च चोटी बोलेगा तो कौन, ओजस डेल सलाडो है और इसका अवस्थिति बोलेगा तो अर्जेंटीना चिली है। ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी कौन सा, तो माउंट कोस्को है। INSW ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अंटार्कटिका का बात करें तो विंसन मैसिफ है और इसका जो है ना अवस्थिति नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अंटार्कटिका को विंसन मैसिफ है। ठीक है, आगे देखिए 60 नंबर देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी आज शाम में जो है ना फुल डिटेल PDF इसका मेंस का डाल देंगे। 50 क्वेश्चन तक डाले भी है, लेकिन फुल डिटेल फिर से जो है 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है ना ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आगे मैथ का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आइए, ये सब मैथ का सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है ना 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो है ना इसका किसके द्वारा स्थापित किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन ऊपर छूटा तो नहीं है ना, नहीं ऊपर दोनों मैथ ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यार है सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना हुआ था। तो कह रहा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज का जो स्थापना हुआ था 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा वाराणसी में किया गया था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1898 ईस्वी में स्थापना हुआ था। और किसने स्थापना किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। और कहाँ किया था, वाराणसी में किया था। और मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय को जो है ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है 1916 में क्या कर दिया गया, इस कॉलेज को जो है जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या कर दिया, विकसित कर दिया गया। और नेक्स्ट है इंग्लैंड से विज्ञान स्नातक डॉक्टर आर्थर रिचर्ड्स केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के पहले प्रधानाचार्य बने थे। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया था ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। और इसी विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2 किसको मिला था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मिला था। चलिए क्वेश्चन 63 पे
कह रहा है कि विषम का चयन कीजिए। इसमें विषम का चयन करना है, कौन विषम विषम बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो विषम कौन है, तो मसाल क्या है, तो विषम है। मसाल क्या है, तो विषम है। तो मसाल का प्रयोग रोशनी प्रज्वलित के रूप में किया जाता है, लेकिन बाकी क्या है, तो अनभिन्न है, मतलब बाकी क्या है, तो अलग है। कोयला, लकड़ी, रसोई गैस क्या है, तो अलग है, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। पहली बार जो है ना देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1878 में हुआ था। कब हुआ था, 1878 में हुआ था। तो कह रहा है कि पहली बार देसी प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था, और लॉर्ड लिटन के समय 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम आया था, जिसका उद्देश्य देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर अधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है, ठीक है। और इसके प्रभाव स्वरूप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सोम प्रकाश बंद हो गया, तथा अमित बाजार पत्रिका को रातों रात अपनी भाषा में बंगाली से अंग्रेजी में बदलकर इसे बचा लिया गया, ठीक है। और लॉर्ड रिपन के समय 1882 में इस अधिनियम को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आगे देखिए 65 नंबर जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, सब PDF हम भेज देंगे, ठीक है ना। लेकिन 66 नंबर भी क्या है, तो ये भी देखिए क्या है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको अलग अलग करना है, दिया अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना है। चलिए आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की pH का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। कह रहा है कि विलयन में H आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, pH से कम हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो pH से कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। तो कह रहा है देखिए, कह रहा है कि विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पे विलयन की pH मान क्या होता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो है ना, ज्ञात करने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। और pH मूल एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता व क्षारता को दर्शाती है। आप pH स्केल में समानता 0 अधिक अम्लता में 14 अधिक व 14 अधिक बोलेगा तो क्षारीय, आप pH को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि pH स्केल से समानता 0 मतलब अधिक अम्लता, और 14 से बोलेगा तो अधिक जो है ना क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी उदासीन का विलयन pH मान जो है ना 7 होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन के pH मान जो होता है 7 होता है। और यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा। और यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। और नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति की विलयन क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या क्या करती निर्भर करती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो है ना प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल जो है ना प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मानव शरीर में 7 से 7.8 pH का परास के बीच कार्य करता है। तो मानव शरीर में जो है ना, मानव शरीर जो है 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। और वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होती है, जो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वर्षा के जल का जो pH मान होता है 5.6 से कम होता है, जो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और मुंह का pH मान बोलेगा तो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है दांतों का इनेमल मतलब दंत लवक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर में सबसे ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दांतों का इनेमल जो होता है, जिसको दंत वलक कहेंगे, तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे ठोस पदार्थ होता है, याद रखिएगा। अब कुछ पदार्थों का pH मान दिया हुआ है। तो नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2.2 होता है, 2 रुपये में 2 नींबू। शुद्ध जल का pH मान बोलेगा तो 7 होता है। रक्त का pH मान बोलेगा 7.4 होता है। जठर रस का pH मान बोलेगा तो 1.2 होता है। अब मिल्क और मैग्नीशियम का pH मान बोलेगा तो 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान बोलेगा तो 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लवणों का pH मान प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण pH का मान 7 से 7 होता है, तथा ये लवण उदासीन होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है लवणों का pH मान क्या है, तो कह रहा है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH मान 7 से 7 होता है, तथा ये लवण क्या होता है, उदासीन होते हैं। अब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण pH का मान 7 से कम होता है,
तथा ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रबल क्षारक एवं दुर्लभ अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। और नोट में दिया हुआ कि पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ। इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही होगा, बताइए। इसको पढ़िए, बताइए कि कौन सा होगा। एक ऑप्शन उधर दिया हुआ है, देखिए कह रहा है ना कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ। इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कह रहा है कि मुंशी अयंगर फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की थी। बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो आगे देखिए, ये कह रहा है ना इसमें क्या है, तो केवल क्या है, कथन एक सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि मुंशी मुंशी जो अयंगार है फार्मूला में हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की थी। और प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था और इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। और मुंशी अयंगर फार्मूले में निम्न सिफारिश की थी। और क्या क्या था, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और नेक्स्ट, संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि संघ सरकार का दायित्व है कि वह यह जो है ना हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे आदि। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मुंशी अयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो कह रहा है मुंशी अयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। संविधान के भाग 17 में जो है राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 के बारे में बोल रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 344 के बोल रहा है कि राष्ट्रपति इन संविधान के प्रारंभ 5 वर्ष समाप्ति और तत्पश्चात 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 345 के बारे में बोल रहा है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी किन्हीं शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। तो अनुच्छेद 345 में बोला गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं राजकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उपयुक्त व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 346 में क्या बोला गया है, तो कह रहा है एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच प्रतादि की राजभाषा संघ द्वारा तत्सम प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर 2 या अधिक राज्यों के बीच हिंदी। ठीक है, मतलब जो है ना 340 में याद रखिएगा कि एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच प्राधिक की राजभाषा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है 347 में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को इस राज्य या इसके किसी भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 348 में क्या बोला गया है, तो कह रहा है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन ना करे तब तक जो है ना, मतलब ये सब जो है इसमें वर्णन क्या है, तब तक जो है इसका पॉइंट दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 348 याद रखिएगा कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपवन ना करे तब तक जो है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी भाषा में होगी। ये 348 में बोला गया है। नहीं, देखिए पॉइंट कर रहा है कि संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। ये किस में बोला गया है? 348 में बोला गया है। नहीं, देखिए 349 कह रहा है, अनुच्छेद 349 कह रहा है कि राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश नहीं की जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश नहीं की जा सकती है। किस अनुच्छेद में? 349 में है। नहीं, देखिए 350 में क्या बोला गया है, कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यवस्था असंतोष के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा में क्या करे, आवेदन देने का हकदार होगा। ये किस में बोला गया? अनुच्छेद 350 में बोला गया है। आगे देखिए, कह रहा है 350 से कम में क्या है,
अनुच्छेद 350 से क में क्या है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर व मातृभाषा शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसे जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या किया, जोड़ा गया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा, अनुच्छेद 350 से क जो है ना किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। और नेक्स्ट अनुच्छेद 350 से ख है, इसमें क्या बोला गया है, तो कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। किस अनुच्छेद में, 350 से ख में है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अनुच्छेद कितना, 350 से ख में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 351 में क्या बोला गया है, तो कह रहा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और इसका विकास करे। तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और इसका विकास करे। 21 अनुच्छेद में 351 में है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भाषा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है, तो अनुच्छेद 120 में क्या है, तो कह रहा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोलेगा तो अनुच्छेद 120 में है। इसमें बोला गया है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाए, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को इसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 210 में कह रहा है, इसमें क्या बोला गया कि कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है ना किसमें, तो अनुच्छेद 210 में। इसमें बोला गया है कि राज्य के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को इसकी मातृभाषा में सदन संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद कितना है, 210 में है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। कह रहा है देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, बताइए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो है ना क्यों आवश्यक है, तो कथन कर रहा है कि इससे समाज के सभी वर्गों को लोगों का हिस्सा सरकार में होती है और एवं लोकतंत्र मजबूत होता है। क्या ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो लोकतंत्र के बारे में बोल रहा है, लोकतंत्र में सत्ता के बारे में बोल रहा है, क्या आवश्यक है। तो इससे क्या होता है ना, समाज के सभी वर्गों में लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। और कथन 2 कह रहा है कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा जो है ना संभव हो पाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी होने का मुख्य कारण ये भी है कि समाज के हर हिस्से का उचित विकास, भाईचारा बनाए रखना और किसी भी एक समाज का वर्चस्व सत्ता में ना हो और किसी भी समाज व बहुसंख्यक आतंक का खतरा बना रहता है इत्यादि। बहुसंख्यक आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को क्या करता है, तबाह करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे, क्वेश्चन 70 कह रहा है कि न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि न्यूक्लियन किसी बंधन ऊर्जा में जितनी अधिक होगी वह उतना ही न्यूक्लियन होगा। ये आगे भी ऑप्शन है। आगे देखिए कह रहा है कि न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, न्यूक्लियन होगा। क्या है, गलत है। और न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा, अस्थिर न्यूक्लियन होगा। ये क्या है, तो गलत है। और न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी कम होगी वह न्यूक्लियन अधिक उतना ही क्या न्यूक्लियन होगा। ये क्या, अस्थिर न्यूक्लियन होगा। ये भी क्या है, तो गलत है। केवल क्या था, एक सही था। ठीक है, इसमें सही क्या था, केवल ए आंसर सही था। तो न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी ना वह उतना ही क्या स्थिर न्यूक्लियन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूक्लियन जो है जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही क्या होगा, स्थिर न्यूक्लियन होगा। ये क्या है, बिल्कुल ये कथन क्या था, सही था। आगे कह रहा है कि परमाणु का कुल आवेश, कुल धन आवेश तथा लगभग कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक सूक्ष्म स्थान केंद्रित रहते हैं। परमाणु के भीतर इस संकीर्ण स्थान को नाभिक कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। अनेक कह रहा है कि नाभिक की संरचना में प्रोटॉन की तथा न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। परमाणु के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियोट्रॉन कहते हैं और न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या होता है। जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान की क्षति होती है तथा इसके तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिक का बंधन ऊर्जा कहा जाता है और यह ऊर्जा नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अलग करने की बाह्य ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ड्यूट्रॉन जो है ना, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा 2.22 मेगावोल्ट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा होता है 2.22 मेगावोल्ट होता है।
अब परमाणु के नाभिक में अस्थायित्व की तुलना करने के लिए नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उपयोगी होता है। और न्यूक्लियन जो है ना, न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है, नाभिक के बंधन ऊर्जा बटा न्यूक्लियनों की संख्या होता है। आगे देखिए कह रहा है कि न्यूक्लियन की संख्या नाभिक के अस्थायित्व की माप होती है तथा किसी भी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन के बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा नाभिक उतना ही क्या होगा, अस्थायी होगा, याद रखिएगा। अब ये कह रहा है कि कम द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घट जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कम द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होगा, तो घटता जाता है। आगे देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो है ना रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ ए का भाई है, इसको बना लीजिएगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको पता है कि मैथ्स में तो रीजनिंग तो आता ही है, मैथ्स से ज़्यादा ही आता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रौलेट एक्ट कब पारित किया गया था, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन अगर गलती करिएगा ना तो समझिए कि रिजल्ट जो है ना संभावना कम होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा एग्जाम में तो बहुत आपका नेगेटिविटी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इजी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एकदम ध्यानपूर्वक। जब भी टेस्ट लगाते हैं या वो एग्जाम देते हैं, इजी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए कि गलत ना हो जाए ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं करना। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है ना बिल्कुल करना बहुत ज़रूरी है। आप टेलीग्राम पे लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट मतलब PDF के द्वारा मतलब बुक से आपको लगाना, एक प्रैक्टिस सेट सप्ताह में कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी होता है। इसलिए जो है ना पेड बैच में सप्ताह में 3 दिन प्रैक्टिस सेट, मंडे और डिटेल के साथ दिया जाता है, मंडे और वेडनेसडे और फ्राइडे को दिया जाएगा, 3 दिन दिया जाता है। इसलिए सभी लोग जिनको भी जुड़ना है लास्ट में बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये कह रहा है कि रौलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसको पारित किया गया था 1919 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। तो कह रहा है कि रौलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए रौलेट एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन करने के लिए रौलेट एक्ट लाया गया था। उल्लेखनीय है कि 1917 में सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी। नेक्स्ट करा, इसी कमेटी की सिफारिश पर भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का उद्देश्य से द इकोनॉमिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एंड एक्ट ऑफ 1919 रौलेट एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के लिए आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। नेक्स्ट है, इसे बिना वकील व बिना दलील व बिना अपील का कानून भी कहा जाता है रौलेट एक्ट को, और इसे काला कानून के नाम से भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और गांधी जी ने इस एक्ट को विरोध किया था और 6 अप्रैल 1919 को जनता ने इसे काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं से भी सहयोग लिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हेतु सत्याग्रह सभा भी गठित हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना सत्याग्रह सभा का गठित हुआ था। और 9 अप्रैल 1919 को, कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल देता है, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 23 अक्टूबर 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। और चूँकि पंजाब में मार्शल लॉ लागू थी, अतः जनरल डायर ने इसे सभा के आदेश पर अवहेलना समझा तथा सभा स्थल पर पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरने वाली संख्या 379 थी। अब लेकिन वास्तव में जो है ना 1000 से ज़्यादा लोग क्या थे, मारे गए थे, याद रखिएगा। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में ना आ जाए, अतः गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन को वापसी की घोषणा कर दी। और इस नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि जो है ना वापस कर दी। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी सदस्य का त्याग पद दे दिया, ठीक है। और गांधी जी जो थे, गांधी जी वो क्या किए, कैसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी, वापस लौटा दी, उपाधि वापस कर दी। और नेक्स्ट कह रहा है कि इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। और समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास भी शामिल थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया, जिससे 3 भारतीय सदस्य चिमनलाल, शीतलवाड़ और सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे, ठीक है। तो कह रहा है ब्रिटिश सरकार इस हत्याकांड में जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया। तो याद है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे। कौन थे, चिमनलाल, शीतलवाड़ थे और सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। नेक्स्ट कह रहा है सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्पश्चात उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटाविलिया में जेल में क्या कर दी, फांसी दी गई। घर में घुस के मारे थे इसको, डायर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि देखिए
ये भी क्या है, तो रीडिंग क्वेश्चन है। काला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला कहा जाता है। दूध का क्या होता है, उजला होता है, तो इसका नीला होगा। इसको पढ़ के लास्ट अक्षर को उसको पकड़ना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कह रहा है कि हमारे समाज में पुरुष का और महिला के लिंग विभाजन को जो किया गया उसे क्या ख्याल आता है, बताइए। हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग का विभाजन जो किया गया, इसे क्या ख्याल आता है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। समाज में पुरुष और महिला का कार्य उनकी भूमिका के आधार पर जो है ना बांटा गया है, ठीक है। तो हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग का जो विभाजन जो किया गया उसे क्या ख्याल आता है, तो समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया है। आगे देखिए कह रहा है कि समाज में पुरुष और महिला कार्य को उनकी भूमिका के आधार पर जो है ना बांटा गया है। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए ये भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको बना लीजिएगा। आगे जो है ना 76 नंबर क्वेश्चन से अगले क्लास में करेंगे। इसका जो है ना आज देखिए शाम तक की क्लास और आएगा, और देखिए 1 घंटा क्लास जो लगभग ना हो गया है। तो कोशिश यही रहता है ना कि 1 घंटा में जितना भी क्वेश्चन करवाया जाए, लेकिन हार्डली जो है ना 25+ ही क्वेश्चन करवाया जाए। तो आगे जो है क्वेश्चन जो है ना 76 नंबर क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 76 से लेकर 100 तक पूरा सेट खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनको भी देखिए ज्वाइन करना है पेड वाइज, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे एक बात पूछना था, क्योंकि अब घटना तक का तो क्लास रिकॉर्डिंग आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग क्लास आता है, आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा। साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आ रहा है। और बाकी सोच रहना कि एक लाइव जो है ना 1.5 घंटा का आपसे क्यूज करवाया जाए, मतलब उसमें आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और जो टॉपिक वाइज, जैसे मान ली हुमायूं है, औरंगजेब है, या तो फिर साइंस में टॉपिक है, जो साइंस में क्वेश्चन बहुत आता है, 25 क्वेश्चन आता है ना, तो लाइव जो है कम से कम अगर बोलिएगा तो स्पेशल साइंस का क्यूज करवाया जाए, मतलब लाइव में आपको पूछेंगे, आपको बताएंगे। और तो शाम में सोच रहे हैं कि मतलब कभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकाल करके थोड़ा सा इंटरनेट का जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम सही करें। अगर इंटरनेट सही हो जाता है तो आप लोग का जो है ना कंटिन्यू एक तरह से अलग से जो है ना आपको साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे। आपको नहीं होगा तो साइंस का PDF हम जो करवाएंगे ना क्वेश्चन, उसको हाथ से लिख करके आपको जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको दृष्टि साइंस से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और उसका क्वेश्चन हम लिख के ना हम डाल देंगे, मतलब हैंड रिटन नोट्स करके आपको लिख करके पेज पे आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और पेड वाइज जिनको ज्वाइन करना है वो सभी लोग पेड वाइज ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। बाकी जो भी आपको PDF मिलेगा, आपको सारा जो है शाम में एक अलग से टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए सभी लोग अगर रेडी होंगे तो अलग से टेस्ट होगा। बाकी अपनी टीम में देख रहे हैं कि कोई अगर राजी होंगे तो फिर करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये जो बैच है फुल्ली बिहार जो न्यू होमवर्क टारगेट सीरीज है, ठीक है। न्यू भर्ती जो आने वाला है उसी के लिए सारा बैच जो है ना, इस सारा बुक को ऐड किया गया है और सारा बुक अच्छे से कंप्लीट होगा। और इसका भी देखिए शाम में 7 बजे नीचे लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 टेस्ट ग्रुप का लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका कल से जो है ना मंडे से इसका टेस्ट होगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट होगा। और ये जो है ना घटना का 3 बुक का होमवर्क डाला जा चुका है, 3 दिन का होमवर्क उसमें गया है। और आज तो नहीं, आज संडे तो नहीं जाएगा। और बाकी लुसेंट सब्जेक्टिव और NCERT 60 संग्रह और क्वेश्चन बैंक और स्पीडी ब्रह्मास्त्र का, ये सभी का आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप लोग को पढ़ना प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया जा रहा है, मतलब इस बैच में दिया जा रहा है। तो सभी लोग अगर मन है तो ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ पढ़ लीजिए। बाकी यही सब पूछना था। बाकी कैसा क्लास लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी अगले क्लास में जो है ना 100 तक कंप्लीट करवा देंगे। बाकी फिर जो है नेक्स्ट जो है ना क्लास आएगा, वो जो PT का जो शुरू से सेट जो एक फर्स्ट खत्म करवाएं उसका मेंस आएगा। बाकी शुरू से जो ज्ञान बिंदु का नोट्स रहता है बीच में, वो सारा शुरू से अब क्लास जो है ना बिल्कुल आएगा। क्योंकि बहुत लोग का मैसेज आया था कि पहले मेंस का क्वेश्चन करवा दिया जाए, तो PT मेंस का खत्म करवा देंगे। उसके बाद फिर शुरू से क्लास रेगुलर के बेसिस पे आपको जैसे जैसे पेज बाई पेज आपको सारा क्लास आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।